नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराज जैन आपका एक बार फिर से पूरी ऊर्जा से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्लास स्टार्ट करने से दो पंक्ति बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कभी गर्मी कभी सर्दी मौसम के नजारे होते हैं, तरसना उन्हें भी पड़ता है जो दरिया किनारे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति बहुत दूर का मैसेज देती है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, आसपास के गुरुजन होते हैं, जिनके पास अपार ऊर्जा होती है, लेकिन हम उनकी एकाध बुराइयां देख करके उनसे दूरी बना लेते हैं और अपने जीवन में जो ऊर्जा उनसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बुराइयां मत देखिए, अच्छाइयां देखिए। अगर कमल लेना है तो कमल की ओर ध्यान दो, कीचड़ की ओर ध्यान न दीजिएगा, तभी आप सफल हो पाओगे जीवन में। बुराई की ओर ध्यान नहीं देना है, सारी ऊर्जा को सकारात्मक जगह लगाना है। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति और बोलूंगा जीवन पे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊर्जा देगी। धूप हो या कांटा हो, धूप हो या कांटा हो, चलना ही पड़ता है। धूप हो या कांटा हो, चलना ही पड़ता है। कभी किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, कभी किसी प्यासे को घर बैठे दरिया नहीं मिलता। चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, हमको चलना ही पड़ेगा, हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए ऊर्जा दे रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे भारतवर्ष के जितने ITI के बच्चे हैं, डिप्लोमा के बच्चे हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। क्योंकि हमारे यहां 90% लोग तो बेकार हैं, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है, मतलब बेकार की श्रेणी में आते हैं। और जब सब लोग ज्ञान होगा तभी तो आगे चल के आगे हमारे देश को आगे ले जाओगे आप लोग, और साथ साथ में समाज का विकास होगा। ध्यान दीजिएगा, आने वाला युग टेक्निकल युग है और हर जगह सफलता का आधार ज्ञान होता है। ध्यान दीजिएगा, आज मैं कुछ नई क्लास लेके आया हूं। अभी हाल में DMRC का पेपर हुआ था, 4 दिन पेपर हुआ था। चारों पेपर जो हुए थे उसकी मेरिट भी 72-73 के आसपास गई थी। तो मैं पेपर सोल्यूशन कराऊंगा पहले शिफ्ट का 17 तारीख का। तो ध्यान से देखिएगा, 75 क्वेश्चन है, प्रयास करूंगा 75 मिनट के अंदर हो जाए। ध्यान देना पड़ेगा। देखो बच्चे, एक बात और मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन 73 पे मेरिट गई है। मेरा मानना है, मेरा नहीं सत्य है बात, 75 में 75 क्वेश्चन टेक्निकल सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 65 से 70 के बीच पहुंच सकते हो आप। 65 से 70 के बीच पहुंच सकते हो आप। और अगर 65 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाते हो आप, फिर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 45 क्वेश्चन होते हैं, वहां से 15-20 क्वेश्चन कवर कर लो तो सबसे टॉप कर सकते हो आप। देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न, चारों सेट में सॉल्व कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समय दीजिए। घर बैठे बैठे मूवी मत देखिए, व्हाट्सएप मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, कुछ नहीं मिलेगा। लॉकडाउन है, कोरोना वायरस ने अपना प्रभाव दिखा दिया है समाज को। वहीं जहां है सुरक्षित रहिए, समय का सदुपयोग करिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं हम। ये हमारा DMRC का 17 तारीख का पेपर है। और ध्यान दीजिएगा, पहला एक्चुअली हमारे पास देखिए जो व्यवस्था है, मैं मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। मेरे पास किसी ने पेपर सेट किया, मैं उसी पेपर को डायरेक्ट सोल्यूशन कराऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल की सक्रिय सामग्री क्या होती है? सक्रिय सामग्री का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे पास उसमें प्लेट होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, प्लेट होती है पॉजिटिव प्लेट, हमारी PbO2 की बनती है, जिसे बोलते हैं लेड पराक्साइड। और जो निगेटिव प्लेट होती है वो हमारी बनती है स्पंजी लेड, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पंजी लेड। ये स्पंजी लेड लिखा हुआ है। और तीसरा होता है, उसमें जो यूज किया जाता है हमारा एक्टिव मटेरियल के रूप में H2SO4, जिसे बोलते हैं तनु H2SO4 या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें 3 भाग पानी होता है जिसे आसुत जल कहते हैं, और 1 भाग हमारा H2SO4 आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों हमारे एक्टिव मटेरियल कहलाए जाते हैं। तो प्रश्न, एक लेड एसिड सेल के सक्रिय सामग्री है, तो जवाब होगा स्पंजी लेड है। स्पंजी लेड ही, कैडमियम ऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, निकिल बिल्कुल नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल। जो लेड एसिड सेल में यही 3 यूज होते हैं। अगर मैं इसका इमेज दिखाना चाहूँ आपको, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लेड एसिड सेल है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इसी में आगे है सेपरेटर के बारे में, पृथक कारक के बारे में। ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये जो नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में एक सेपरेटर लगाया जाता है, पृथक कारक लगाया जाता है, जो कि कुचालक पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे प्रश्न है इसलिए मैं यहीं पे डेराइव कर दे रहा हूं। कुचालक पदार्थ होता है, ये छिद्रनुमा होता है। छिद्रनुमा क्यों रखा जाता है? ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अवघट्य है, तनु H2SO4, वो इस साइड से इस साइड फ्लो हो सके। और ये जो सेपरेटर कुचालक इसलिए बनाया जाता है ताकि पॉजिटिव निगेटिव शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो बाहर बिजली देने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा लेड एसिड सेल 12 वोल्ट की बैटरी है, ये दिखाया गया है। एक सेल में, एक सेल की वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट होती है। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के एक सेल बनता है।
सेलों को सीरीज में जोड़कर या पैरेलल में जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। देखिएगा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार, पांच, छह सेल है, 6 दूना के 12 वोल्ट है। सेल को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी, पैरेलल में जोड़ेंगे तो धारा क्षमता बढ़ेगी। तो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा था एल्बो इनमें से किसके लिए प्रयुक्त की जाती है। तो एल्बो एक्चुअली जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर कहीं ज्वाइंट करना है, वो भी मुड़ा हुआ ज्वाइंट, तो छोटे शॉर्ट बेंड्स के लिए यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट बेंड्स के लिए यूज किया जाता है। ये छोटे बंगन के लिए यूज किया जाता है। मैं इसका एल्बो कैसा होता है मैं दिखाता हूं आपको इमेज। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा देखिएगा, ये हमारा एल्बो है जो कि ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट बेंड, मतलब जहां पे छोटा घुमाव रहेगा वहां पे यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन का होगा एल्बो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, छोटे बंकन या शॉर्ट बेंड्स के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। ध्यान दीजिएगा, आईएसओ का पूर्ण रूप क्या है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसमें आईएसओ जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ये पूरे विश्व की सेफ्टी और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, जो कि 1946 में संस्था बनी थी। जो पूरे वर्ल्ड के जितने प्रोडक्ट हैं उनकी सेफ्टी हो, अच्छे हो, उनके लिए एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, जो अभी तक 16,000 स्टैंडर्ड क्रिएट कर चुकी है। ISO 001, ISO 0091, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक स्टैंडर्ड क्रिएट करती है संस्थान। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें जीना डायोड का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीना डायोड का मैं क्लास भी लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, जीना डायोड का उपयोग क्या है। जीना डायोड एक्चुअली रिवर्स बायस में काम करने वाला डायोड है। इसका ये सिंबल होता है जीना डायोड का। जब इसे रिवर्स बायस में प्रयुक्त किया जाता है, ये P होता है, ये N होता है, माइनस है, प्लस है। जब इसे रिवर्स बायस में प्रयुक्त किया जाता है तो हम जानते हैं कि रिवर्स में एक जीनर ब्रेकडाउन होता है। पहले धारा बड़ी कम बढ़ती है, अचानक जब ब्रेकडाउन होता है तो वोल्टेज नियत हो जाता है, धारा बढ़ जाती है। धारा बढ़ने लगती है, वोल्टेज नियत हो जाता है ब्रेकडाउन के बाद। तो इसी गुण का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जाता है। जहां पर स्थिर वोल्टेज की जरूरत होगी वहां पे जीना डायोड यूज किया जाता है। प्रश्न हमेशा पूछता है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में डीप से पढ़ सकते हैं, मैंने अपडेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी वेपर लैंप में निम्न से कौन सा प्रभाव लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, मरकरी वेपर लैंप का आपको मैं इमेज दिखाता हूं। मरकरी वेपर लैंप में कौन सा प्रभाव लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा ग्लास है जहां पे दो कांटेक्ट है, ए और बी कांटेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये कैपेसिटर लगाया गया है जो कि हमारा पावर फैक्टर का करेक्शन करता है, क्योंकि इसमें इंडक्टर लगा हुआ, पावर फैक्टर का सुधार करने के लिए पूछा जाता है प्रश्न, पावर फैक्टर का सुधार करता है। यहाँ पे एक चोक लगा हुआ है जो कि बेसिकली इंडक्टर है। और चोक का काम क्या होता है, चोक में जब कोई परिवर्तनीय धारा अप्लाई होती है तो इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान -L/di/dt होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 200 वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो पहले सर्किट में जब धारा जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से धारा जाएगी इससे होकर के, अभी ये कांटेक्ट जुड़ा नहीं है, गैस आयनाइज नहीं है, इसमें गैस रहती है, तो धारा इससे होकर इस हाई रेजिस्टेंस से होकर आएगी। इस हाई रेजिस्टेंस से होकर परिपथ पूरा हो जाता है, धारा फ्लो हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे से परिवर्तनीय धारा जाती है, अगर 200 वोल्ट तो यहाँ कम से कम 700 से 800 वोल्टेज का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ये ईएमएफ क्या करेगा, यहाँ पे जो गैस होगी,
जो गैस होगी उसको आयनाइज कर देगा। जैसे आयनाइज करेगा गैस को, धारा फिर इस रास्ते से फ्लो होना शुरू कर देगी। जब धारा इस रास्ते से फ्लो होना शुरू कर देगी तो इस रेजिस्टेंस साइड से जाना बंद कर देगी। रेजिस्टेंस का मान ज्यादा, धारा इस लो रेजिस्टेंस से जाना शुरू कर देगी। तो प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा चोक का पहले काम क्या है? तो चोक का काम है स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज इंड्यूस करना। दूसरा काम पूछा जाता है बाद में इसका काम क्या है? तो बाद में ये धारा को नियंत्रित करता है। एक्सल इक्वल टू 2πfl होता है। या कहिए कि जो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, जिस कारण से उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करता है, ये धारा को नियंत्रित करता है। जब ये आयनाइज हो जाता है तो रेजिस्टेंस बहुत घट जाता है, तो धारा बहुत ज्यादा जा सकती है, तो ये नियंत्रित भी करेगा धारा को और शुरुआत में हाई वोल्टेज इंड्यूस भी करेगा। समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसकी, कम ऑन, तो इसमें हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव सही होगा। मरकरी वैकल्पिक किससे प्रभाव पे लागू होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव पे लागू होता है। एक नियॉन टेस्टर को इसके वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। निर्दिष्ट का मतलब रेटेड। नियॉन टेस्टर, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नियॉन टेस्टर है, ध्यान दीजिएगा। नियॉन टेस्टर कैसे काम करता है देखिए, आप देखे होंगे इसको बस अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया, लोहे का पार्ट होता है जिसे आप कसते हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। लोग पूछते हैं कि भाई आप टेस्टर को जब टच करते हैं तो आप कुछ होता क्यों नहीं है? इतना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि जो वोल्टेज रहती है इसमें ड्रॉप हो जाती है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नियॉन बल्ब लगाया जाता है। नियॉन बल्ब के बेस को स्प्रिंग की सहायता से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जलता कब है? जब पीछे से हम इसको टच करते हैं। जैसे टच करते हैं तो कुछ धारा हमारे शरीर से अर्थ लेती है, जैसे कुछ लेती है तुरंत ही जल जाता है। लेकिन वो धारा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि आपको झटका दे, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो चुका रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, नियॉन बल्ब को उसकी रेटेड वोल्टेज से हम लोग डिजाइन करते हैं। जो उसकी वोल्टेज डिसाइडेड रहती है उसी से हम लोग डिजाइन करते हैं। कार्यकारी नियॉन टेस्टर को इसके कार्यकारी वोल्टेज से रेटेड किया जाता है। जो उसकी वर्किंग वोल्टेज है जिस पे वो काम करना है उसी से रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, था बच्चे समय लगेगा लेकिन इत्मीनान से देख जाइए। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए एलसी ऑस्किलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, दोलित्र का काम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो दोलित्र होता है, ऑस्किलेटर जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऑस्किलेटर बोलते हैं, हिंदी में दोलित्र बोलते हैं। इस दोलित्र का काम होता है कैरियर वेव उत्पन्न करना। कौन सी वेव? कैरियर। कैरियर तरंग उत्पन्न करना इसका कार्य होता है। कैरियर तरंग कैसे उत्पन्न करता है? दोलित्र डीसी को मेगाहर्ट्ज में चेंज करेगा। मेगाहर्ट्ज का मतलब समझ रहे होंगे, 10⁶ हर्ट्ज के आसपास आवृत्ति, जो कि एफएम का सिग्नल, टीवी का सिग्नल, रेडियो का सिग्नल, मोबाइल का सिग्नल मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पे जाता है। एक कैरियर वेव होती है जिसके ऊपर सिग्नल को चढ़ा के भेजा जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं 93.5 मेगाहर्ट्ज, तो वो जो एफएम वाला है उतने फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को चढ़ाकर भेजता है। जब हमारे पास सिग्नल आता है तो हम दोनों को फिर अलग करते हैं, फिर गाने को सुनते हैं। तो ये कैरियर वेव उत्पन्न करने का काम करता है। दोलित्र कई प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा दोलित्र हमारा क्रिस्टल दोलित्र होता है, जो सबसे स्टेबल होता है। प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब देना होगा। ये जो एलसी है सर्किट वाला, एलसी सर्किट कुछ इस तरह से बनती है। एलसी सर्किट इस तरह से बनती है। इस दोलित्र से जो तरंग निकलती है वो लो फ्रीक्वेंसी की होती है। शुरुआत में जो दोलित्र बनाया गया था वो हमारा एलसी सर्किट का ही बनाया गया था। उस एलसी सर्किट से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की तरंग उत्पन्न नहीं होती, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है F = होता है 1/2π √1/LC। ये फ्रीक्वेंसी होती है एलसी ऑस्किलेटर या एलसी दोलित्र से निकलने वाली आउटपुट तरंग की। तो वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा फेरुल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज यूज करते हैं। इस फ्यूज की जो क्षमता होती है 650 वोल्ट से लेके 650 एम्पियर तक होती है। ये मोटरों के प्रोटेक्शन के लिए, जितनी मोटर लगती हैं उनके प्रोटेक्शन के साथ साथ प्लस हमारी ब्रांच सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है।
ब्रांच सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इमेज। ये हमारा फेरुल टाइप का है फ्यूज यूनिट, जो कि यूज किया जाता है मोटर या मशीनों के साथ साथ ब्रांच सर्किट के लिए यूज किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन, बालक ध्यान दीजिएगा। जब बैटरी, हमें लेड एसिड बैटरी के बारे में पहले हमको बता दें एक बार। जो लेड एसिड बैटरी होती है जब डिस्चार्ज होती है, शुरुआत में PbO2 पॉजिटिव प्लेट पे होता है, प्लस H2SO4 होता है, प्लस Pb होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां 2H2SO4 लगाते हैं जब डिस्चार्ज करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्चार्ज करते हैं तो यहां क्या बनेगा, PbSO4 पॉजिटिव। दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेड एसिड बैटरी होती है जब वो चार्ज अवस्था में रहती है तो पॉजिटिव प्लेट PbO2 की होती है, और साथ साथ में जो निगेटिव प्लेट होती है स्पंजी लेड की होती है, और हमारा ये रहता है इलेक्ट्रोलाइट 2H2SO4। जब ये डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव प्लेट भी PbSO4, निगेटिव प्लेट भी PbSO4, और इलेक्ट्रोलाइट पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट पानी में कन्वर्ट हो जाता है तो दोनों प्लेटें लेड सल्फेट हो जाती हैं। और अगर पुनः दोबारा पूरी तरह से चार्ज नहीं करेंगे, पूरी तरह से चार्ज नहीं करेंगे तो ये सल्फेट प्लेटों पे जमा रह जाएगा। तो प्रश्न यही था कि लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण क्या होता है। तो सल्फेशन का कारण यह है कि डिस्चार्जिंग के बाद दोनों प्लेटों पर लेड सल्फेट बनता है, और अगर पूरी तरह चार्ज ना किया जाए तो सल्फेट बना रह जाएगा। आंसर सही होगा इनकंप्लीट चार्जिंग, अपूर्ण आवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए हमारा जनरली बर्मा यूज किया जाता है। बर्मा गांव में देखे होंगे, लकड़ी का रहता है जो छेद करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों की आपूर्ति के लिए किसका यूज किया जाता है, एडॉप्ट लैंप होल्डर। एडॉप्ट लैंप होल्डर में प्लग लगाने की व्यवस्था रहती है, साथ साथ में कैच करने की व्यवस्था होती है, तो इसमें एडॉप्ट लैंप होल्डर यूज होगा। इसका अगर इसका इमेज दिखाने की आप देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, एडॉप्ट लैंप होल्डर ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टाइप से रहता है व्यवस्था हमारी एडॉप्ट लैंप होल्डर की, जिसमें लैंप लगाया जा सकता है, साथ साथ में हमारा होल्डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्तक की रेटिंग किसमें मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटर जो सोर्स होता है वो आभासी शक्ति का होता है। शक्ति 3 प्रकार की होती है, वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और आभासी शक्ति। आभासी शक्ति दो टोटल पावर है, और आभासी शक्ति को व्यक्त किसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आभासी शक्ति को व्यक्त करते हैं, अगर 3 फेज का है तो लिखेंगे √3 VL × IL, और अगर फेज वोल्टेज फेज धारा है तो 3 गुणे V फेज I फेज लिखेंगे। मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर, या मात्रक होता है किलो वोल्ट एम्पियर, या मात्रक होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। ध्यान दीजिए, अगर इसी ऑप्शन में MVA होता तो MVA को टिक करते, क्योंकि जनरली अल्टरनेटर 250 MVA 200 MVA MVA में रेटेड होते हैं, तो यहाँ KVA तो KVA माना जाएगा। आभासी शक्ति का सोर्स है इसलिए KVA मात्रक होगा। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन का लिंक हम डाल देंगे, आप उससे क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, टीन मिलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनरली जो सोल्डर बनता है वो हमारा लेड और टीन से बनता है, जिसमें लेड 60% होता है, 40% टीन होता है। जो टीन होता है ये मजबूत होता है सोल्डर लेड की तुलना में, लेड की तुलना में मजबूत होता है, इसलिए यूज किया जाता है। अगर एल्युमिनियम जैसे पदार्थ को जोड़ना होगा तब हम लोग जिंक एलॉय का सोल्डर बनाते हैं। प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, जिंक एलॉय, एलॉय का मतलब मिश्र धातु, जिंक एलॉय का यूज करके हम लोग प्रयोग कर सकते हैं सोल्डर बनाने में एल्युमिनियम जैसे धातु को जोड़ने के लिए, और जनरली 2 धातुओं को जोड़ने के लिए लेड टीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
इनमें से किसको बचाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है? तो अर्थिंग क्यों की जाती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा क्वेश्चन। अर्थिंग करने का पर्पस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मोटर है, मोटर को सप्लाई जब 3 फेज देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी ये नहीं कि करंट इसके बॉडी में भी आ जाए। अब बॉडी में आ जाए कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा रहे बच्चे, अगर उसको टच कर दिया तो करंट उसके शरीर से होते हुए पृथ्वी में चली जाएगी, तो उसको झटका लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जितने भी धातु सतह वाली मशीनें होती हैं उनके मेटल वाले पार्ट को पहले ही अर्थ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अर्थ का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए, ताकि धारा अगर थोड़ा बहुत लीकेज हो भी जाए तो ध्यान दीजिएगा वो हमारी धारा इससे होके आराम से चली जाए। अगर ये कोई टच भी करे तो उसे कोई समस्या ना हो। धारा हमेशा अच्छा रास्ता देके चलती है, तो बिजली के झटके से खतरा जो होने वाला था वो बच जाएगा, इसलिए अर्थिंग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जेफेट की बात कर रहा है। जेफेट में जेफेट को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। ध्यान दीजिएगा, जेफेट जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा जनरली 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बीजेटी, जिसे बोलते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन व होल दोनों से होता है, इसलिए इसे बोलते हैं बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर का मतलब द्विध्रुवी डिवाइस। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आगे चल के 2 प्रकार का होता है, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन व पीएनपी होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह दूसरा होता है फेट, जिसे बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज से कंट्रोल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या तो फिर होल से होगा, या तो फिर होल से, दोनों से नहीं होगा, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, इसलिए इसमें आवाज नहीं आती, गति उच्च होती है। ध्यान दीजिएगा, ये आगे चल के 3 भागों में बांटा गया, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर हमारा मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर आगे चल के सीमॉस। इनका भी बाइफर्केशन किया गया है, लेकिन हमारी बात थी कि फेट को क्या कहते हैं, तो यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं, क्योंकि फेट में धारा, जेफेट हो या एफेट हो, इसमें धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या तो होल से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एससीआर है। एससीआर ध्यान दीजिएगा, एससीआर 4 लेयर की डिवाइस है, पीएन पीएन। इस 4 लेयर में 3 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल गेट टर्मिनल कहलाता है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ध्यान दीजिएगा, ये एक यूनिपोलर डिवाइस, अगर इसका सिंबल देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बनता है। इसमें भी धारा का प्रवाह केवल इसी तीर की दिशा में होता है, तीर के विपरीत नहीं होता है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे डीप में तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब धारा की दिशा केवल एक दिशा में जाने देती है, इसीलिए इसका यूज करके, एससीआर का यूज करके रेक्टिफायर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ध्यान दीजिएगा, फेज कंट्रोल क्यों लिखा गया? फेज कंट्रोल इसलिए लिखा गया क्योंकि इस गेट की सहायता से हम जितने वोल्टेज पे चाहेंगे उतने वोल्टेज पर एससीआर को ऑन कर सकते हैं। तो इससे जो रेक्टिफायर बनता है उसका नाम होता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। और कौन सी डिवाइस है? यूनी डायरेक्शनल, एक दिशा डिवाइस है, केवल एक दिशा में धारा को जाने देगी, वो भी तीर की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन खुल जाए शून्य भार पे तो क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना बच्चे। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो शून्य लोड पे अगर फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा, शून्य लोड, और दूसरा होता है फुल लोड। दोनों क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं, ध्यान दीजिएगा। संट मोटर होती कैसी है? इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, संट फील्ड वाइंडिंग जिसे कहते हैं। उच्च रेजिस्टेंस होता है, फेरों की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ पे आर्मेचर होता है, आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और ये हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है। देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। जो गति होती है इस मोटर की, सप्लाई वोल्टेज है, वो गति हमारी होती है n प्रोपोर्शनल EB/φ।
Eb अपान फाई हमारा ये फ्लक्स है, फाई हमारा फ्लक्स है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मोटर पे शून्य लोड है, शून्य लोड का मतलब लोड मोटर पर नहीं है, तो लोड नहीं है बालक, तो मोटर धारा कम खींचेगी। ध्यान दीजिएगा, जो धारा खींचेगी शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा जाएगी, यहां का रेजिस्टेंस नियत है। जब यहां का रेजिस्टेंस नियत है तो शंट धारा कुछ न कुछ मिनिमम जाएगी भाई। अगर अच्छा मान लीजिए 200 वोल्ट यहां पे है और इस शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 100 ओम है, 100 ओम है, तो कोई पूछे शंट धारा कितनी होगी, तो कहेंगे शंट धारा बराबर हो जाएगा 200 वोल्टेज बटे के रेजिस्टेंस का मान 100, 2 एम्पियर। चाहे लोड रहे चाहे न रहे, ये धारा तो उतनी ही जाएगी शंट धारा, क्योंकि समांतर में वोल्टेज समान होता है, समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो 2 एम्पीयर तो जाएगी। हाँ, अब इस मोटर में जो आर्मेचर धारा जा रही थी वो कम जाएगी, क्योंकि लोड नहीं है। मोटर पे जब लोड नहीं रहता तो धारा कम लेती है, लोड रहता तो धारा ज्यादा लेती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो n प्रोपोर्शनल क्या होता है, Eb अपान फाई होता है। फ्लक्स का मान अगर कम होगा, फ्लक्स का मान अगर कम होगा तो गति का मान हमारा बढ़ेगा, फ्लक्स अगर कम होगा तो गति हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, तो शून्य लोड पर मोटर की गति बहुत उच्च हो जाएगी। कोई भी मोटर हो, लोडवा कम रहेगा तो गति उच्च होती कि नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मोटर फुल लोड हो, एक प्रश्न और पूछा जाता है, मोटर फुल लोड हो, अचानक फील्ड ओपन हो जाए, फील्ड ओपन हो जाए, फील्ड ओपन हो जाए, तो अगर फील्ड अगर जनरली वाला अगर ओपन हो गया और लोड है तो मोटर बंद हो जाएगी। पहला काम, मोटर बंद होगी, चूंकि फुल लोड है, फील्ड ओपन हो गया। दूसरी बात, अगर मोटर बंद होने के बाद अगर सप्लाई बंद नहीं हुई तो फ्यूज बंद हो जाना चाहिए, फ्यूज ब्लो हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो मोटर जल जाएगी। मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल टार्क होता है टीई, जो होता है प्रोपोर्शनल फाई इंटू आईए। अगर इलेक्ट्रिकल टार्क पर्याप्त नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चल पाएगी। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूं, मेरी क्षमता थी 1 लोग खींचने की, अगर 3 लोग को बैठा लूं तो क्या खींच पाऊंगा, नहीं खींच पाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमारा इसमें अगर शून्य लोड पे मोटर चल रही है, अब फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो जाए, फील्ड वाइंडिंग अगर यहां तो मैंने फील्ड को ओपन नहीं किया था, लेकिन अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो फ्लक्स समान घटकर शून्य नहीं हो सकता, कुछ न कुछ फ्लक्स रहेगा, लेकिन एकदम कम हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो गति बहुत उच्च हो जाएगी, गति उच्च हो जाएगी। फील्ड ओपन होने पर फ्लक्स शून्य नहीं होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व तो बचा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि जो सेपरेटर होता है वो हमारा छिद्रनुमा पदार्थ होता है, वो भी कुचालक होता है। पहले क्वेश्चन में मैं जिक्र किया था, कुचालक होता है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच स्थापित होता है, ताकि दोनों शॉर्ट ना हो। और ये छिद्रनुमा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो विद्युत अपघट्य है एक साइड से दूसरी साइड फ्लो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, चेतावनी चिन्ह में पृष्ठभूमि जो होती है, जो हमारी वार्निंग सिंबल होते हैं, उसके पीछे पीला कलर होता है। आप देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए वार्निंग सिंबल है, वार्निंग सिंबल दिख रहा है जिसके पीछे का कलर पीला होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डीसी मोटर गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ध्यान दीजिएगा, एन प्रोपोर्शनल Eb अपान फाई होता है। Eb हमारा बैक ईएमएफ होता है, या Eb बराबर होता है V माइनस IaRa अपान फाई। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। फ्लक्स नीचे है, फ्लक्स समान बढ़ेगा तो गति घटेगी, फ्लक्स घटेगा तो गति बढ़ेगी, उल्टा रिलेशन है, तो यहां फ्लक्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के दो नियम थे। किरचॉफ का पहला नियम केसीएल कहलाता है, जो बोलता है किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आने वाली धारा और जाने वाली धारा। और दूसरा नियम केवीएल होता है, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे बोलते हैं। यह बोलता है किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात जितना सप्लाई वोल्टेज लगाया है सबका सब ड्रॉप जरूर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है कि जो हमारा वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ध्यान दो बच्चे, कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में किसके समान होता है। ध्यान देना, स्टेटर जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या मेरा अल्टरनेटर हो या मेरा 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हो, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हो, इन तीनों का स्टेटर समान होता है। स्टेटर होता कैसा है, 3 फेज की वाइंडिंग होती है, 3 फेज की वाइंडिंग होती है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। जब 3 फेज की वाइंडिंग होती है तो ये स्टेटर होता है, तीनों का स्टेटर एक समान होता है। तो इंडक्शन मोटर का स्टेटर किसके समान होगा, अल्टरनेटर के समान होगा। चूंकि सिंक्रोनस मोटर नहीं दिया है तो अल्टरनेटर के समान होगा या 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्ध गोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। तो इसका नाम है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल अर्ध गोलाकार आकार में ही उपलब्ध होती है। एक बार नेट से चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं इमेज। देखिए, ये रास्प कट फाइल है जो कि जनरली अर्ध गोलाकार आकार में पाई जाती है। ध्यान देना बच्चे, थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूं क्योंकि आपको उबाऊ ना हो जाए, बहुत ज्यादा समय ना लगे। ध्यान दीजिएगा, लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोड लगा हुआ है। तो अगर हम कोई शॉर्ट इसे करना है तो यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा या लोड लगा है, शॉर्ट करना है तो ये जो शॉर्ट वायर है, आइडियल अगर बात करें तो इसका रेजिस्टेंस शून्य होना चाहिए। लेकिन क्या आइडियल हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस शून्य है? तो जवाब होगा नहीं। कुछ सुपर कंडक्टर हैं, लेकिन सुपर कंडक्टर माइनस में जब जाते हैं तब जाके जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो प्रैक्टिकली जो शॉर्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस निम्न से निम्न होना चाहिए और आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहां शून्य माना गया है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड में से कौन सी परिवर्तनीय हानियां हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी मशीन पढ़ोगे आप उसमें दो हानि होती है। एक होता है आयरन लॉस, जिसमें हिस्टेरेसिस हानि आती है, और प्लस भंवर धारा हानि आती है। ये दोनों हानियां वोल्टेज पर निर्भर करती हैं। ध्यान दीजिएगा, हिस्टेरेसिस हानि भी वोल्टेज के घाते 1.6 बटे के फ्रीक्वेंसी के घाते 0.6 पे निर्भर करती है, और जो भंवर धारा हानि होती है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात अगर वोल्टेज नियत है, फ्रीक्वेंसी नियत है, तो आयरन लॉस नियत होता है। आयरन लॉस को ही कोर लॉस कहते हैं, या इसी को लौ हानि बोलते हैं, या इसी को स्थिर हानि बोलते हैं, क्योंकि ये हानि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, और भारत में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी नियत होती है। दूसरी हानि होती है कॉपर लॉस। पहले वाइंडिंग जो होती थी कॉपर की होती थी, कॉपर का रेजिस्टेंस होता था, उस रेजिस्टेंस में जो हानि होती थी उसे कॉपर लॉस कहते थे, या उसी को बोलते थे ओहमिक हानि, ओहमिक लॉस भी कहते थे। और ध्यान दीजिएगा, कोई मोटर है, आटा चक्की मशीन पे जाते हैं, अगर लोड नहीं रहता तो धरवा कम लेती है, लेकिन लोड लगाने में धरवा ज्यादा लेती है, तो इसे I²R से दिखाते हैं। धारा बढ़ेगी तो लॉस बढ़ेगा, धारा घटेगी तो लॉस घटेगा, इसलिए इसे परिवर्तनीय हानि कहते हैं, क्योंकि जो लगातार बदलती रहेगी लोड के हिसाब से। तो इसमें कौन सी परिवर्तनीय हानि है, आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस, ध्यान दीजिएगा, भंवर धारा हानि नियत रहने वाली है, कोर हानि नियत रहने वाली है, हिस्टेरेसिस हानि नियत, क्योंकि ये दोनों मिल करके भंवर धारा और हिस्टेरेसिस हानि मिल करके आयरन लॉस या कोर लॉस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज जो कम नहीं करता। आप जब इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं, कोई मोटर पढ़ते हैं, इंडक्शन मोटर की बात करें अगर, तो हम पढ़ते हैं एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। स्टार्टर इसलिए लगाया जाता है कि स्टार्टिंग में मशीन जो ज्यादा धारा लेती है उसको नियंत्रित कर सके, लेकिन 5 HP तक की मोटरों के लिए कोई ऐसा स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 HP तक की जो मोटर होती है उनका रेजिस्टेंस और प्रतिबाधा ज्यादा होती है, तार पतला होता है। तार पतला होता है इसीलिए रेजिस्टेंस और प्रतिबाधा ज्यादा होती है, तो उनमें हम कोई ऐसी व्यवस्था लगाने की जरूरत नहीं है जिसमें वोल्टेज कम हो। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में ओवर वोल्टेज से सुरक्षा दी जाती है, लो वोल्टेज से सुरक्षा दी जाती है, लेकिन उसमें वोल्टेज कम नहीं किया जाता। केवल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, बकिया स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें कम वोल्टेज दिया जाता है। जैसे जैसे मशीन बड़ी होती है उसमें मोटा मोटा तार यूज होता है। जब मोटा मोटा तार यूज होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम रहता है, रेजिस्टेंस कम रहता है तो ज्यादा धारा लेगी। मैं आपको दिखा देता हूं स्टार डेल्टा स्टार्टर। सॉरी, ओपन डेल्टा स्टार्टर। ये देखिए ओपन डेल्टा स्टार्टर है, इसमें हमारा ये स्विच लगाया गया एमसीबी है। ये हमारा स्टार्टर के कॉन्टैक्ट, 3 कॉन्टैक्ट जिन्हें बोला जाता है मेन कॉन्टैक्ट या पावर कॉन्टैक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा, डीएमआरसी में आया है कि अगले सेट में देखेंगे मिलेगा कि कितने पावर कॉन्टैक्ट होते हैं। तो पावर कॉन्टैक्ट 3 होते हैं 3 फेज के लिए। ये बोला जाता है होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट, जो कि हमारा होल्ड करने का काम करता है। ये स्टॉप बटन है, ये स्टार्ट बटन है। ये चारों जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे हैं ओवर करंट से सुरक्षा देने के लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ध्यान दीजिए, बाई मेटेलिक स्ट्रिप है जिसे बोलते हैं द्विधात्विक पट्टी। ये जब गर्म होती है तो कांटेक्ट को छोड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सिस्टम होता है, इसमें वोल्टेज कम करने की व्यवस्था नहीं है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सा चीज में वोल्टेज कम नहीं किया जाता? डीओएल में। डीओएल में वोल्टेज कम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डीओएल 5 HP तक यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, एक 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होगा? फेज अनुक्रम क्या होता है? हमारे देश में फेज अनुक्रम RYB है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मोटर हमारी है, लोड पे चल रही है, ये हमारी एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। मान ली हमारा R वाला इससे जुड़ा है, Y वाला कि इससे जुड़ा है, अब B वाला तार इससे जुड़ा है, अंदर अंदर जुड़ा रहता, मैं दिखा दे रहा हूं। तो इसका नाम R कहा जाएगा, इसका Y कहा जाएगा, इसका B कहा जाएगा। हम जानते हैं जो तीनों फेज होते हैं, तीनों फेजों में 120 अंश का अंतर होता है। पहले R अपना मैक्सिमम मान प्राप्त करेगा, फिर Y, फिर B प्राप्त करता है। इनके बीच 120 अंश का डिफरेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो फ्लक्स घूमेगा पहले R फिर Y फिर B घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो रोटर को क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब अगर फेज सीक्वेंस बदल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कुंडली तो वही है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। R वाले को मैंने R से जोड़ा ही, तो इसका नाम तो R ही रहेगा। Y वाले को जो इससे जुड़ा था, Y वाले को लाके इसमें जोड़ दिया मैंने। अब B वाले को से, तो ये R हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब फ्लक्स कैसे चलेगा? पहले R फिर Y फिर B, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी। मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी तो मोटर को अगर फिर सही करना है तो 2 तारों को फिर आपस में चेंज कर देंगे तो फेज सीक्वेंस सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भार पर अगर फेज सीक्वेंस उलट जाता है तो धारा का मान चेंज नहीं होगा, बस कलांतर चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फेज धाराओं का कला कोण में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके मान में अंतर आने वाला नहीं। अगर 20 एम्पियर पहले ले रही थी तो 20 एम्पियर अब भी लेगी, लेकिन उसका जो फेज सीक्वेंस बदलने से कला कोण में अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है? एबीसी हमारा एक तरह से फर्स्ट एड का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, मतलब हवा की व्यवस्था करना, सांस दिलवाना, प्लस साथ साथ में सर्कुलेशन कराना ब्लड का, जो कि फर्स्ट एड का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यूनिवर्सल मोटर को और भी नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल मोटर, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर होती है बेसिकली एसी और डीसी दोनों पे चलती है।
यूनिवर्सल मोटर सिंगल फेज मोटर है जो एसी पे भी चलती है और डीसी पे भी चलती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन डीसी पे जब उसका प्रचालन होता है तो उसकी दक्षता, गति, स्पीड, सॉरी गति मतलब स्पीड हो गया, दक्षता, गति, लॉसेस, दक्षता उच्च रहेगी, गति उच्च रहेगी, लॉसेस कम होंगे और सारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा डीसी पर। क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, जब फ्रीक्वेंसी शून्य रहती है तो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, एक्सल में प्रतिघात नहीं होगा, एक्सल का मान भी शून्य होगा, तो डीसी प्रचालन बड़ा अच्छा होता है, एसी प्रचालन थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन यूनिवर्सल मोटर बनी किससे है? एसी सीरीज मोटर से। एसी सीरीज मोटर से बनी है। एसी सीरीज मोटर किससे बनी है? डीसी सीरीज मोटर से। जब इसका प्रचालन आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर को और किस नाम से जानते हैं? एसी सीरीज मोटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। छत के पंखे को फर्श से कितना ऊपर लटकाया जाना चाहिए? 2.75 मीटर। आपको याद करना पड़ेगा। एमीटर की रेंज को कैसे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो बच्चे। जो एमीटर होता है, एमीटर का काम होता है, एमीटर काम होता है करंट को मापना। अच्छा, जहां पे करंट को मापना होता है उसके सीरीज में लगाते हैं। अगर 20 एम्पियर धारा मापना है तो उसके सीरीज में लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी कॉइल ऐसे डिजाइन होती है कि उस कॉइल का रेजिस्टेंस एकदम कम से कम रहे, रेजिस्टेंस कम रहे और साथ साथ में जो है फेरा की संख्या भी कम रखी जाती है, क्योंकि धारा खुद ज्यादा जाएगी। जब धारा ज्यादा जाएगी तो फ्लक्स उत्पन्न हो ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसकी एक रेंज होती है कि भाई 5 एम्पियर माप सकता है। रेंज जब बढ़ाना होता है, इसके समांतर में प्रश्न पूछा जाएगा, इसके समांतर में एक निम्न मान का रेजिस्टेंस लगाया जाता है, निम्न मान का रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको संट बोलते हैं। ये संट पूछा जाता है, संट कहां लगाया जाता है? समांतर में। क्यों लगाया जाता है? रेंज बढ़ाने के लिए, परास बढ़ाने के लिए, कि जो एमीटर 5 एम्पियर माप रहा था उसे 20 एम्पियर मापवाना है, रेंज बढ़ाने के लिए। अच्छा, पूछा जाता है ये बनता किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, जो संट बनता है वो हमारा मैग्नीन से बनता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीन और यूरेका ऐसी मिश्र धातुएं हैं जिनका तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। मतलब मैग्नीन का अगर हम तापमान बढ़ा दें तो इसके रेजिस्टिविटी में अंतर नहीं आता। रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता इसकी नियत होती है, इसलिए मैग्नीन यूज किया जाता है। इसका मान क्या रहता है? संट का निम्न रखा जाता है ताकि धारा कुछ इधर से भी चली जाए, कुछ धारा इधर से जाए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा था कि एमीटर की रेंज को किसके उपयोग से बढ़ाया जाता है? तो निम्न मान के रेजिस्टेंस को जोड़कर। कहां जोड़ते हैं? समांतर में। किस नाम से जानते हैं? संट। किससे बनता है? मैग्नीन। क्यों बनता है? क्योंकि मैग्नीन का तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बदलने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धक के रूप में ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा बीजेटी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या तो एनपीएन होता है या तो पीएनपी होता है। ध्यान दीजिएगा, एनपीएन का यूज किया जाता है, पीएनपी का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि पीएनपी में मेजॉरिटी होल्स होते हैं, होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल की स्पीड कम होती है, इसलिए इसको यूज न करके एनपीएन यूज करते हैं। एनपीएन को जब यूज करते हैं तो इसमें 3 व्यवस्था बनती है: कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। 3 टर्मिनल की डिवाइस है। कॉमन बेस एक बार किया जाएगा, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एनपीएन कुछ इस तरह से होता है, ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है। अब किसको कॉमन करना है इनपुट और आउटपुट में, उस हिसाब से 3 कनेक्शन होते हैं। तो सबसे बेस्ट जो रिस्पांस आता है कॉमन एमीटर का, इसका जो वोल्टेज गेन होगा सबसे उच्च, वोल्टेज गेन भी सबसे उच्च होगा, मतलब वोल्टेज लाभ सबसे ज्यादा होगा, आउटपुट का वोल्टेज बहुत ज्यादा मिलेगा, 150 गुना ज्यादा मिलेगा इनपुट की तुलना में। इसका धारा गेन, जिसे एआई बोलते हैं या बीटा बोलते हैं, धारा गेन भी उच्च होता है, 50 से लेके 200। ये जो धारा गेन ये बताता है कि इनपुट में अगर 1 मिली एम्पियर है तो आउटपुट में 50 से 200 मिली एम्पियर, मतलब उतनी गुना हो जाएगी। इसी जब वोल्टेज गेन ज्यादा है, धारा गेन ज्यादा है, तो इसका पावर गेन भी ज्यादा होता है।
पावर गेन का मतलब इनपुट की तुलना में आउटपुट का पावर कई गुना ज्यादा होगा। तो जब तीनों इसका बेस्ट होता है, अच्छा इसका धारा गेन जो है कॉमन कलेक्टर से थोड़ा सा बस कम होता है। इसका धारा गेन बीटा से दिखाया जाता है, तो इसका धारा गेन गामा से दिखाया जाता है। गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। अगर इसका 50 है तो इसका 51 होगा। लेकिन मतलब तीनों जब रिस्पांस देखा जाए तो सबसे शानदार इसी का होता है, कॉमन एमीटर का। इसलिए कॉमन एमीटर का प्रयोग करके ही हम लोग बनाते हैं एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप बाल पिन हथौड़ा देखे होंगे, पिन उखाड़ने की व्यवस्था होती है, ठोकने की व्यवस्था होती है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बाल पिन हथौड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैंने कहा एमीटर की जो कॉइल होगी, चाहे किसी प्रकार से बनाया जाए, एमीटर की जो कॉइल होती है उसे हम लोग बोलते हैं करेंट कॉइल। ये जो करेंट कॉइल होती है सीसी बोलते हैं, करेंट कॉइल। ये कॉइल हमेशा रेजिस्टेंस कम रखा जाएगा और फेरा कम रखा जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार से बनाया जाए। क्योंकि एमीटर जुड़ता किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में जब जुड़ता है तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे मुझे एक एमीटर लगाना था, यहाँ पे हमारा धारा जा रही थी 10 एम्पियर, अगर इसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा, 2 ओम रहेगा, तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, 10 गुना के 20 वोल्टेज तो यही खत्म हो जाएगा ना। इसलिए इसका रेजिस्टेंस एकदम कम से कम होना चाहिए, 0.02 हो जाए तो चलेगा। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा एमीटर कहलाएगा। तो उसकी जो कुंडली होती है जिसे करंट कॉइल बोलते हैं, वो हमारी मोटे तार से बनती है। मोटे तार से रहेगी तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, मोटे तार से बनेगी और फेरा कम रहेगा, करंट कॉइल। दूसरा होता है प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल, जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर की जो कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या बहुत ज्यादा रखी जाती है। अब पतला तार रखा जाता है ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा रहे, पतला तार, रेजिस्टेंस उच्च रहे, खूब हाई से हाई रहे, और साथ साथ में फिर आपका फेरा ज्यादा रखा जाता है। भाई वोल्टमीटर कैसे लगता है, समांतर में लगता है। तो हम चाहेंगे कि इस वोल्टमीटर में एकदम कम से कम धारा आए, सोर्स से निकलने वाली धारा लोड में जाए। अच्छा बताइए, सोर्स क्यों लगाते हैं? सोर्स इसलिए लगाते हैं ताकि इसकी जो धारा है वो लोड में जाए, ना कि वोल्टमीटर में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक गैर हाइग्रोस्कोपिक विद्युत रोधन पदार्थ इंगित करता है। एक शब्द इस्तेमाल होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो नमी सोखे, नमी सोखे। जिसके आगे गैर शब्द लगा दिया गया, गैर का मतलब वो नमी सोखने वाला नहीं है। ऐसा इंसुलेशन पदार्थ जो नमी को ना सोखे। इसमें पहला आ जाएगा, या हवा या मिट्टी से नमी अवशोषित नहीं करता, क्योंकि गैर हाइग्रोस्कोपिक की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। प्रश्न पूछा जाता है कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है, तो जवाब होता है परावैद्युत में। परावैद्युत क्या होते हैं, तो जवाब होता है ये कुचालक होते हैं। कैसे कुचालक होते हैं, तो कहेंगे ऐसे कुचालक होते हैं जिसके अंदर पोलराइजेशन का गुण हो, पोलराइजेशन का गुण हो। एक बात बताइए, स्प्रिंग किसका बनाते हैं? स्प्रिंग फास्पर ब्रांच का बनाते हैं, ताकि खींचने के बाद जब छोड़ा जाए तो वापस चली जाए। अगर एल्युमिनियम का बना देंगे तो क्या, खींचेंगे तो खींच जाएगा। तो ऐसा पदार्थ चयन किया जाता है जो खींचने पे फिर वापस जाए। उसी प्रकार कुचालक बहुत सारे हैं, लकड़ी भी है, लकड़ी से कैपेसिटर नहीं बनेगा। ऐसे कुचालक पदार्थ जिनके अंदर पोलराइजेशन का गुण हो उन्हीं को परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर इसी में होती है, परावैद्युत में होती है। जैसे स्प्रिंग होती है उसी तरह इसमें भी स्टोर होती है। किस रूप में होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस।
इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, जिसे बोलते हैं स्थिर विद्युत तनाव। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकता, नहीं तो एक टॉपिक हमारा 10-10 मिनट ले लेगी। ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये परावैद्युत न रहे, शॉर्ट कर दिया जाए। जब शॉर्ट कर दिया जाएगा, जब परावैद्युत है ही नहीं, तो एनर्जी स्टोर कहां होगी? न एनर्जी स्टोर होगी, न वोल्टेज होगा, न आवेश स्टोर होगा, और धारिता भी शून्य हो जाएगी। कुछ लोग धारिता का फॉर्मूला बताते हैं, C बराबर, होता भी फॉर्मूला ही है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A/d, और लोग तर्क देते हैं अगर परावैद्युत की मोटाई शून्य हो जाए, d का मान शून्य हो जाए, तो धारिता अनंत हो जाएगी। फार्मूले के हिसाब से तो अनंत आ ही जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये काम नहीं करेगा फार्मूला। भाई जब परावैद्युत नहीं रहेगा तो एनर्जी स्टोर होने वाली नहीं है, न वोल्टेज होगा न कुछ होगा। तो शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर में वोल्टेज शून्य होगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा। भाई जब ये स्टोर करने वाला मीडियम है ही नहीं, तो एनर्जी कहां से स्टोर होगी? और तो केवल शॉर्ट सर्किट तरह रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है एक अल्टरनेटर के फील्ड को डीसी सोर्स द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जो सामान्यतः होता है। ध्यान देना बच्चे, जो अल्टरनेटर पहले बना था, तो अल्टरनेटर में स्टेटर होता है, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, लेकिन इसके रोटर में डीसी सप्लाई देने की व्यवस्था की जाती थी ताकि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। मतलब यहां पे एनएस पोल तभी उत्पन्न होगा, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब इसको डीसी सप्लाई दिया जाएगा। तो इसी के शाफ्ट पर पहले क्या करते थे हम लोग, एक डीसी जनरेटर स्थापित करते थे, और डीसी उसी के शाफ्ट पे रहता था। एक डीसी जनरेटर हमारा जनरली शंट होता था या कंपाउंड होता था, क्योंकि दोनों की वोल्टेज लगभग स्थिर होती है, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर। इसी को यूज करते थे, इसी की बिजली को हम लोग इसके फील्ड को देते थे। तो प्रश्न में उत्तर हो जाएगा डीसी शंट या कंपाउंड। आजकल क्या करते हैं, आजकल ये शंट जनरेटर यूज नहीं होता, सीधे इसके रोटर को सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी शाफ्ट पर ही स्लिप रिंग लगाते हैं, और स्लिप रिंग को ब्रश लगाकर डीसी सप्लाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसकी बिजली 3 फेज की निकलती है, उसी बिजली की वोल्टेज को कम करके ट्रांसफार्मर की सहायता से उस एसी को डीसी में चेंज करते हैं, एसी टू डीसी चेंज करते हैं, उस डीसी को देते हैं डायरेक्ट। मतलब उसी की एसी को डीसी में चेंज करके देते हैं, लेकिन पहले ये व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आरएलसी परिपथ में कला कोण अग्रगामी हो तो लिखित में किस विकल्प का सत्य है? थोड़ा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आरएलसी परिपथ है जिसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। थोड़ा सा इसको मैं समय दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सीरीज परिपथ है तो सीरीज परिपथ में धारा समान होती है, जब धारा समान है तो रेजिस्टेंस में भी वही होगी, इंडक्टर में भी वही होगी, कैपेसिटर में भी वही होगी। धारा समान है लेकिन इनका वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तीनों के गुण क्या होते हैं। अगर शुद्ध रेजिस्टेंस है, वोल्टेज V है, धारा IR है, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए फेजर, तो वोल्टेज धारा एक फेज में होते हैं। एक फेज का मतलब कि एक साथ अपने पीक मान प्राप्त करते हैं। अगर ये वोल्टेज है तो धारा भी इसी के साथ साथ अपना पीक मान प्राप्त करेगी, इसी के साथ शून्य होगी। थोड़ा सा ग्राफ बन गया, ये साथ साथ चलते हैं। अगर शुद्ध इंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूं, शुद्ध इंडक्टर में अगर वोल्टेज V है, धारा IL है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें धारा पश्चगामी होती है। पश्चगामी का मतलब 90 डिग्री पश्चगामी होती है अगर शुद्ध हो। 90 डिग्री पश्चगामी का मतलब होता है कि वोल्टेज के 90 डिग्री बाद अपना पीक मान प्राप्त करेगी। अगर ये वोल्टेज है तो धारा हमारी देखिएगा ये धारा अपना पीक मान प्राप्त की है 90 डिग्री बाद। मतलब 90 डिग्री का मतलब होता है 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड इंडक्टर धारा को पश्चगामी कराना चाहता है, और कैपेसिटर ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर वोल्टेज को
धारा को अग्रगामी कराने का प्रयास करता है। अगर शुद्ध कैपेसिटर है तो जो धारा होगी उसमें वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर धारा को अग्रगामी कराता है, इंडक्टर धारा को पश्चगामी कराता है। इन दोनों में से जो प्रभावशाली होगा उसी का प्रभाव होगा। तो प्रश्न में कहा था कि आरएलसी परिपथ में कला कोण अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब हो गया कि कैपेसिटर ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि कैपेसिटर ही धारा को अग्रगामी कराता है। कैपेसिटर ही धारा को अग्रगामी कराता है, तो कैपेसिटर वाला प्रभाव ज्यादा है। तो इसके लिए क्या शर्त है? तो ये कह सकते हैं इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी, Vc का मान इंडक्टर की वोल्टेज से ज्यादा होगा, या कहिए Xc का मान, प्रतिघात का मान XL से ज्यादा होगा। Xc बराबर क्या होता है? Xc बराबर होता है 1/2πfc। XL बराबर क्या होता है? 2πfl। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, L स्वप्रेरकत्व, C धारिता है, F फ्रीक्वेंसी है, पाई का मान होता है। तो शर्त यही होगी कि Vc का मान VL से ज्यादा होगा, या कहिए Xc का मान XL से ज्यादा होगा, चूंकि धारा समान है। तो Xc का मान XL से ज्यादा, इसलिए अग्रगामी है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फ्लक्स की इकाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई बराबर होता है NI μ0 μr A/L। जो फ्लक्स होता है उसे बेबर में मापा जाता है। बेबर वैज्ञानिक थे, बेबर होता है, बेबर में मापा जाता है। ये हमारी MKS पद्धति है। लेकिन एक और पद्धति है CGS पद्धति। अगर CGS पद्धति में पूछे तो इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। मैक्सवेल भी वैज्ञानिक थे। अब पूछा जाता कि ये बेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, तो एक बेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। तो हमारा फ्लक्स इकाई क्या हो जाएगी? बेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कम ऑन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। था समय मैं थोड़ा सा इस स्पीड मुझे मैनेज करनी पड़ेगी, समझ में भी आ जाए, आपको एक तरीका मिल जाएगा। बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में मापी जाती है। जैसे मैं बोलूं कि एक बैटरी है 200 एम्पियर हावर, तो क्या होती है क्षमता, थोड़ा समझा देता हूं। 200 एम्पियर हावर की बैटरी है, चार्ज अवस्था में है। उस बैटरी पे किसी ने 10 एम्पियर का लोड लगा दिया। तो कोई पूछे कि 10 एम्पियर का लोड कितने घंटे चलेगा, तो 10 एम्पियर का भाग दे दीजिए, तो जवाब होगा 20 घंटे चलेगा। 10 एम्पियर का लोड 20 घंटे चलेगा। इसी बैटरी को अगर किसी ने कहा कि 5 एम्पियर का लोड लगाया गया है, कितने घंटे चलेगा, तो जब 5 एम्पियर का लोड रहेगा तो 5 का भाग दे दीजिए, तो 40 घंटे चलेगा। तो बैटरी की क्षमता एम्पियर हावर में मापी जाती है। एम्पियर हावर में क्यों मापी जाती है? क्योंकि एम्पियर हावर को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कह सकते हैं एम्पियर गुणे 3600 सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। तो अगर इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3600 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT होता है। I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलाम भी कह सकते हैं। और बैटरी क्या इकट्ठा करती है? आवेश इकट्ठा करती है। प्लेटों पर क्या इकट्ठा करती है? आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणावेश। इसलिए इसकी क्षमता एम्पियर हावर में होती है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी आवेशों को संग्रहित करती है, इसलिए उसकी क्षमता कूलाम की जगह एम्पियर सेकेंड में दिया जाता है। एक आगे प्रश्न जस्ट है कि 1 एम्पियर हावर किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर हावर 3600 एम्पियर सेकेंड या 3600 कूलाम के बराबर होता है। ये प्रश्न हम आगे नोट नहीं कराएंगे, यहीं से ध्यान दीजिएगा। 3600 कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपूर्ति के एसी से डीसी रूपांतरण निम्नलिखित किस मशीन की आवश्यकता होती है? यहां मशीन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए आजकल रेक्टिफायर यूज होते हैं। रेक्टिफायर यूज होते हैं। ये रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य रेक्टिफायर, जो कि डायोड से बनते हैं। दूसरा होता है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो कि SCR से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में आउटपुट में जो डीसी मिलेगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रेक्टिफायर है
जो पहले यूज होता था वो रोटरी कन्वर्टर होता था। रोटरी कन्वर्टर होता था जिसमें मोटर जनरेटर सेट लगाया जाता था, एमजी सेट, जिसकी सहायता से एसी को डीसी में चेंज किया जाता था। तो ये मशीन थी, तो मशीन की बात कर रहा है। इसमें आवाज होती थी, इसमें लॉसेस ज्यादा होते थे। ये जो इसमें कोई आवाज भी नहीं होती, लॉसेस भी नहीं होता, सस्ता होता है। डायोड बहुत सस्ता होता है, 2-4-5 रुपए का डायोड मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये रोटरी कन्वर्टर पहले यूज होता था जब इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये मशीन है जिसमें मोटर जनरेटर सेट होता है। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि मशीन के रूप में एसी से डीसी में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं? रोटरी कन्वर्टर। मशीन की बात कर रहा है। अगर मशीन की बात नहीं करेगा तो रेक्टिफायर यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अल्टरनेटर के कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अच्छे समझा देता हूं। ये अगर कोर है, लोहे की कोर होती है, स्टील की कोर होती है, इसी कोर के ऊपर अगर कुंडलन कर दिया जाए, अगर इस कुंडलन में हम एसी सप्लाई दें या कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे फ्लक्स जुड़ने वाला फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो अगर इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इस कोर में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चूंकि कोर भी चालक है, कुंडली भी चालक है। ध्यान दीजिएगा, कोर की कोई बात नहीं बताता, ध्यान सुनिएगा। अगर इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कोर में भी उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, अब कोर में जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो अगर सॉलिड कोर है तो इसमें धारा गोल गोल घूमने लगती है। जब धारा गोल गोल घूमने लगती, चूंकि सॉलिड है तो धारा का मान उच्च हो जाता है। जब धारा का मान उच्च हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं भंवर धारा। इस भंवर धारा से जो कोर में लॉस होगा उसे बोलते हैं भंवर धारा हानि। तो हमारा नियंत्रण वोल्टेज तो उत्पन्न होगा ही होगा। क्या ऐसी करें कि ये भंवर धारा फ्लो ना हो? तो कहते हैं रजिस्टिविटी बढ़ा दीजिए। कहते हैं आदर्श रूप में इसका रजिस्टिविटी, इस कोर की रजिस्टिविटी को अनंत कर दो, कोर की रजिस्टिविटी को अनंत कर दीजिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? पहला, इसमें 4 से 5% सिलिकॉन मिलाते हैं। 4 से 5% सिलिकॉन मिलाते हैं, रजिस्टिविटी बढ़ जाती, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती। फिर क्या करते हैं? इसको पतला पतला लेमिनेट करते हैं, 0.35 से 0.5। लेमिनेशन किसकी सहायता से करते हैं? वर्निश की सहायता से। जैसे आप पेपर को लेमिनेट कराने जाते हैं तो प्लास्टिक चढ़ा दिया जाता है ना, उसी प्रकार पतला पतला काट के चारों तरफ वर्निश लगा देंगे। वर्निश लगा देंगे तो एक पट्टी दूसरे पट्टी से इंसुलेट हो जाएगी। जब पतला पतला रहेगा तो धारा फिर गोल गोल घूमने वाली नहीं है। तो लेमिनेशन जहां भी किया जाता है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। पक्का कंफर्म हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है रोटर के पहुंचने पर अब केंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित करता है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ध्यान दीजिएगा, उसमें 2 वाइंडिंग होती है। एक मेन वाइंडिंग होती है जिसे रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और यहीं पे अब केंद्रीय स्विच लगा होता है। फिर यहीं पे या तो कैपेसिटर लगा या रेजिस्टेंस लगा रहेगा। एक सहायक कुंडलन होती है। ये जो सहायक कुंडलन लगाई जाती है इसलिए लगाई जाती है ताकि मोटर, हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जाए, अपने से स्टार्ट हो जाए। चूंकि सिंगल फेज सप्लाई से घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि सहायक कुंडलन स्थापित की जाती है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। सहायक कुंडलन का काम होता है कि मोटर को स्टार्ट कराने में सहयोग करना। ये मेन वाइंडिंग होती है, इसमें धारा IM जाती है, ये हमारी सहायक, इसमें धारा IS जाती है। तो ये जो अपकेंद्री स्विच है, ये कब इसको अलग करेगा? केवल स्टार्ट कराना है, स्टार्ट करना, इसको अलग करना जरूरी होता है। तो ये जो अपकेंद्री स्विच है 75 से 80% गति पहुंचने पर इस सहायक कुंडलन को सर्किट से अलग कर देता है। अब फिर जब मोटर बंद होगी फिर अपने आप जोड़ देगा, ताकि अगली बार स्टार्ट किया तो दोनों सर्किट में रहें। क्योंकि इस मोटर में जो टार्क उत्पन्न होता है वो होता है IM इंटू IS इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब, अगर ये वोल्टेज है, अगर मेन वाइंडिंग में जो धारा है वो IM यहां पे है पश्चिमगामी, तो सहायक कुंडल में धारा कुछ इस तरह अग्रगामी रहे। मतलब दोनों के बीच जो कोण है वो 90 के आसपास पहुंच जाए। थीटा का मान जब 90 रहेगा तो टार्क का मान मैक्सिमम रहेगा, इसलिए सहायक कुंडलन लगाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर मोटर जैसे स्टार्ट हो जाती है फिर ये मेन कुंडलन उसे चलाती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी और संकेतन उपकरणों में चलाने के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है, हिस्टेरेसिस मोटर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा।
हिस्टेरेसिस मोटर सबसे शांत प्रचालन होता है। शांत प्रचालन मतलब इसमें आवाज नहीं होती। दूसरी बात, तुल्यकाली गति पे चलती है। तुल्यकाली मोटर है ये, 120 F/P तुल्यकाली गति पे चलती है। 2 से 16 वाट तक की क्षमता की होती है और आराम से इसका प्रयोग घड़ी में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जहां वाटेज कम हो, शांत प्रचालन की आवश्यकता हो और तुल्यकाली गति पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? ध्यान दीजिएगा, जैसे ISO होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड में सारे प्रोडक्ट की सेफ्टी, अच्छाई और सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, मानक प्रोवाइड करता है, उसी तरह BIS इंडिया का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन। भारत का एक ऐसा संस्था है जो कि प्रोडक्ट के सेफ्टी के साथ साथ अच्छे के लिए एक मानक देता है, एक स्टैंडर्ड देता है कि ये भारत के मानक के अनुरूप है। तो ध्यान दीजिएगा, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि के लिए BIS संस्था बनाई गई है। जो प्रोडक्ट BIS से अप्रूव्ड रहता है वो प्रोडक्ट अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक वाइंडिंग का काम क्या होता है? देखो बालक, जो सिंक्रोनस मोटर थी वो अपने आप स्टार्ट नहीं होती थी। अपने आप स्टार्ट नहीं होती थी मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती थी, तो उसको स्टार्ट कराने के लिए व्यवस्था बनाई गई। उसको स्टार्ट करने की व्यवस्था बनाई गई। व्यवस्था ये बनाई गई कि इसके रोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाएगी। ये जो डैम्पर वाइंडिंग होगी ये मोटर को इंडक्शन मोटर की भांति स्टार्ट कराएगी। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है? एल्युमिनियम या कॉपर की बार होती है जो उसके पोल के फेस पर स्थापित होती है, पोल के चेहरे पर स्थापित होती है और आपस में शॉर्ट रहती है दोनों तरफ से, ताकि इसमें विद्युत वहाव उत्पन्न हो तो धारा प्रवाहित हो। तो इसका काम होता है, इस डैम्पर वाइंडिंग का पहला मेन काम है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। और दूसरा काम होता है, एक एडिशनल काम अपने आप करने लगती है, हंटिंग प्रभाव या जिसे बोलते हैं दोलन प्रभाव को कम करना। दोनों काम होता है। मेन काम बनाया किस लिए गया था? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। पहले इंडक्शन मोटर की भांति इसको स्टार्ट कराएगी, जैसे गति तुल्यकाली गति के आसपास पहुंचेगी तत्काल इसको डीसी सप्लाई देकर यहां पे NS उत्पन्न कर देंगे। डीसी सप्लाई देकर यहां पे NS उत्पन्न कर देंगे, ये स्टेटर के साथ लॉक होकर चलने लगता है। तो मोटर में सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, तुल्यकाली मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एल्युमिनियम में कॉपर की होती है, दोनों तरफ से शॉर्ट रहती है, उसे स्क्विरल केज वाइंडिंग भी कहते हैं और साथ साथ में हंटिंग प्रभाव भी कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल की रेंज क्या होती है? ध्यान दीजिए, केबल की रेंज क्या होती है? अगर लो वोल्टेज की है, लो वोल्टेज की तो उसकी रेंज होती है 1000 वोल्ट तक। दूसरी अगर हाई वोल्टेज है तो उसकी रेंज होती है 11000 वोल्ट। अगर मेरी सुपर वोल्टेज की है तो उसकी रेंज होती है 33000 तक। फिर नेक्स्ट आता है चौथा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की अगर है तो उसकी वोल्टेज रेंज होती है 66 kV तक, 33 kV से 66 kV। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज ये हमारी होती है 1,32,000 kV व उससे ऊपर तक। 1,32,000 या 132 kV व उससे ऊपर के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहां प्रश्न था, एक अत्यधिक उच्च वोल्टता केबल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, तो उसकी क्षमता क्या होगी? 33 से 66 kV तक होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ध्यान दीजिए, कम ऑन।
आप लोग ध्यान से देखिए, समय लग रहा है लेकिन एक एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन लेने के लिए मेरिट जो गई थी डीएमआरसी की 75 72 73 के आसपास गई थी। 75 क्वेश्चन है, 75 नहीं कर सकते, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन 64 65 66 पहुंच सकते हैं और नॉन टेक्निकल कवर कर लें तो टॉप कर जाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा जो भी पेपर होगा, आगे जो भी होगा, ज्ञान बढ़ाए रहिए। कह रहे हैं जिस प्रतिरोध में तापमान वृद्धि से रेजिस्टेंस बढ़ता है उसे क्या कहते हैं। चारों के बारे में जान लो आप। एलडीआर क्या होता है? एलडीआर का मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगर इस पे लाइट का बढ़ता है, लाइट मतलब प्रकाश बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। जो वेरिस्टर होता है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी इसे कहते हैं, वीडीआर। इस पे जब वोल्टेज बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। थर्मिस्टर जो होता है, इसका तापमान जब बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस घटता है। हालांकि थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनटीसी और पीटीसी, तो लेकिन जनरली एनटीसी ही यूज किए जाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए एनटीसी का ही जवाब देते हैं कि, और जो सेंसिस्टर होता है ये हमारा मेटल से बना होता है, इसका जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब एक सेंसिस्टर ही ऐसा है जिसका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणक इकाई है तो उसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। शक्ति तीन प्रकार की होती है। आभासी शक्ति को हम लोग अगर 3 फेज की कहेंगे तो √3 VL × IL, या इसी को अगर फेज में लिखना है तो 3 गुणे V फेज I फेज लिखते हैं 3 फेज के लिए। अगर सिंगल फेज रहेगा तो हम लिखेंगे V फेज गुणे I फेज। V फेज गुणे I फेज, ये आभासी शक्ति है, अपरेंट पावर है, टोटल पावर है। दूसरी वास्तविक शक्ति होती है, P बराबर होता है √3 VL IL cos थीटा या cos फाई, या इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे V फेज I फेज cos फाई, या सिंगल फेज का रहेगा तो कहेंगे VI cos फाई। आगे एक प्रश्न है कि वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल फेज के लिए पूछा गया है, तो VI cos थीटा। प्रतिघाती जो शक्ति होती है, जो वास्तविक शक्ति कहते किसे हैं, जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति वास्तव में व्यय होने वाली शक्ति होती है। जो व्यय हो उसे वास्तविक शक्ति कहते हैं। जैसे कोई बोले 220 वोल्ट 60 वाट का पंखा है, तो उसमें वास्तविक शक्ति क्या है, मतलब पंखे को 220 वोल्ट देने पर 60 वाट व्यय होगा, तो 60 वाट वास्तविक शक्ति है। वास्तविक शक्ति को हम लोग ट्रू पावर, एक्टिव पावर, वास्तविक शक्ति, वाटफुल पावर के नाम से जानते हैं। रही बात तीसरी, प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति को क्यों से दिखाते हैं, √3 VL IL sin फाई लिखेंगे, या 3 गुणे V फेज I फेज sin फाई। यहां देखिएगा, V फेज का मतलब फेज वोल्टेज, I फेज का मतलब फेज धारा, VL का मतलब लाइन वोल्टेज, IL का मतलब लाइन धारा। इसको क्लियरली आप समझेंगे जब 3 फेज सिस्टम पढ़ेंगे। और सिंगल फेज के लिए VI sin थीटा या sin फाई। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा पावर फैक्टर 1 है। इस प्रतिघाती शक्ति को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर, या इसी को बोलते हैं वाटलेस पावर। मतलब इसका मात्रक वाटेस नहीं, इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और वास्तविक शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट या किलोवाट या मेगावाट। आभासी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर MVA। और इसका VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर किसे कहते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई भी कहते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग R/Z भी कहते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग वास्तविक शक्ति बटे के आभासी शक्ति भी कहते हैं, पावर फैक्टर को हम लोग कार्यकारी धारा बटे के कुल धारा भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो पावर फैक्टर का मान कितना है, 1, मतलब cos फाई का मान कितना है, 1। जब cos फाई का मान 1 है तो sin फाई का मान कितना हो जाएगा, sin फाई का मान 0 हो जाएगा। sin फाई बराबर होता है √1 माइनस cos² फाई।
तो जब cos फाई का मान रखेंगे तो एक एक घट के जीरो आ जाएगा, मतलब cos फाई का मान एक है तो sin फाई का मान जीरो, और sin फाई का मान अगर इसमें जीरो रखेंगे तो प्रतिघाती शक्ति शून्य होगी कि नहीं होगी? मतलब अगर पावर फैक्टर एक है तो प्रतिघाती शक्ति शून्य होगी। पावर फैक्टर एक है तो cos फाई एक होगा, sin फाई जीरो होगा, sin फाई जीरो होगा तो इसमें मान रखेंगे तो प्रतिघाती शक्ति शून्य होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रतिघाती शक्ति कहां पाई जाती है? इंडक्टर और कैपेसिटर में। ये शक्ति व्यय नहीं होती है, स्टोर होती है। कहां पाई जाती है? कैपेसिटर और इंडक्टर में। अगर कोई ऐसा सर्किट है जहां केवल रेजिस्टेंस लगा है तो वहां प्रतिघाती शक्ति नहीं होगी। प्रतिघाती शक्ति वहां होगी जहां इंडक्टर या कैपेसिटर हो। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक 4 पोल का 1800 आरपीएम का अल्टरनेटर कितनी आवृत्ति होगी? ध्यान दीजिएगा, N बराबर होता है 120F अपान P। तो F बराबर हो जाएगा N गुणे P बटे के 120। N का मान 1800 है, पोल की संख्या 4 है, 120 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5S कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा, 5S कॉन्सेप्ट एक जापान कॉन्सेप्ट है। ये किसी प्रोडक्ट के लिए जो है कॉन्सेप्ट बनाया गया है, थोड़ा समझिएगा इसे। 5S कॉन्सेप्ट ये है, पहला हम लोग शॉर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, उसके बाद दूसरे करते हैं उसको ऑर्डर में सेट करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में, तीसरा उसे शाइन करते हैं, चौथा स्टैंडर्डाइज करते हैं, पांचवा सस्टेन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे पूछा था कि 5S कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रोसेस क्या है, तो दूसरा प्रोसेस है ऑर्डर में सेट करना, क्रमबद्ध व्यवस्था में सेट करना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5S कॉन्सेप्ट में दूसरा चरण होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, क्रमबद्ध व्यवस्था। दूसरा प्रोसेस वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण टेप इनमें से किससे बनाया जाता है? घर्षण टेप तनाव के लिए वर्निश सशक्तित कपड़ा वोल्टेज या वर्निश इंप्रेग्नेटेड पेपर से बनाया जाता है, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था VI cos थीटा या VI cos फाई, अभी बताया था वास्तविक शक्ति का, तो वास्तविक शक्ति का ही पूछ रहा था, तो आप बता सकते हैं। देखिए ये VI cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को भी बैटरी वाले में बताया था कि 1 एम्पियर हावर 3600 कूलाम के बराबर होता है। मैंने क्वेश्चन बताया था, पिछला क्वेश्चन जैसे देखिएगा 34 या 35 था, जिसमें बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? एम्पियर हावर। एम्पियर हावर को सॉल्व करने पे 3600 कूलाम आया था। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेपर मोटर मूलतः होती है, स्टेपर मोटर घड़ी जो टिक टिक करके चलती है, जो प्रिंटर टिक टिक करके निकालते हैं, जिनमें हमारा एक पर्टिकुलर एंगल में ऑपरेशन हो, प्रचालन हो, उसे हम लोग स्टेपर मोटर बोलते हैं। स्टेपर मोटर हमारी जो एक एंगल में प्रचालित हो, एक पर्टिकुलर कोण में प्रचालित हो, उसी को हम लोग स्टेपर मोटर बोलते हैं। ये हमारी तुल्यकाली मोटर होती है, उसकी गति फिक्स होती है। क्या घड़ी की गति घटती बढ़ती है? नहीं, गति उसकी फिक्स होती है। तो स्टेपर मोटर जनरली तुल्यकाली मोटर है। कैसे चलती है? एक पर्टिकुलर कोण में ऑपरेट होती है। कोण का मान हमारा अल्फा का मान 2.5 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारे डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसका यूज वहां करते हैं, रडार में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं, हमारी कुछ घड़ियों में होती है, हमारे कंप्यूटर फीड मोटर में होती है, हमारे जो प्रिंटर कुछ स्पेशल होते हैं जो किट किट करके पर्टिकुलर कोण में ऑपरेट होती है उसमें होती है, टेली प्रिंटर में होती है। तो स्टेपर मोटर एक पर्टिकुलर कोण में प्रचालित होती है, और होती कौन सी है मोटर? तुल्यकाली फिक्स गति पे चलती है। हैलोन अग्निशामक में कौन सी सामग्री भरी जाती है? हैलोन अग्निशामक में हैलोन गैस ही भरी जाती है। उसके साथ साथ एक एक्टिवेटिंग मटेरियल यूज होता है जिसे बोलते हैं BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। ये एक्टिवेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा VFD का सही पूर्ण रूप है? जो आजकल की मोटरें होती हैं उनमें 2 प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल,
और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं VFD, दूसरा होता है वेरिएबल वोल्टेज कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा, मतलब मोटर को या तो वोल्टेज को कंट्रोल करके हम ऑपरेट करते हैं या तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके। तो यहां VFD का फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यहां कंट्रोल शब्द हटा के ड्राइव लिख लीजिएगा, ड्राइव मतलब प्रचालन, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये VFD का फुल फॉर्म है। निर्वात की या एयर की या मुक्त क्षेत्र की सापेक्ष चुंबकशीलता एक होती है, जिसे म्यू आर से दिखाते हैं, जिसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हमारा एक होगा आंसर। चूंकि सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करें इसलिए एक होगी, वो मात्रकहीन राशि है। इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? ध्यान दीजिएगा, एक वॉशिंग मशीन आजकल डिजाइन की गई है टम्बलर प्रकार की। अगर आपके नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इमेज मैं शायद डाउनलोड नहीं कर पाया था। टम्बलर प्रकार की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें हमारा पूरा जो ड्रम होता है घूमता है। टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन। निम्नलिखित में कौन सा कन्वर्टर नॉइजलेस है? अभी मैं बात कर रहा था कि जो आजकल के रेक्टिफायर है डायोड से बनते हैं, SCR से बनते हैं, उसमें कोई आवाज नहीं आती, दक्षता अच्छी होती है। तो वो हमारे रेक्टिफायर जो होते हैं डिस्टकारी, आजकल उसमें आवाज नहीं आती। इसमें दिया है MG सेट, संट जनरेटर, रोटरी कन्वर्टर, डिस्टकारी। तो जो डिस्टकारी हैं, जो रेक्टिफायर हैं, वो डायोड से बनते हैं, SCR से बनते हैं, उसमें कोई आवाज आने वाली नहीं है। लिखित मशीनों से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे वृत्ताकार आरी MG सेट में किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, MG सेट का मतलब होता है मोटर जनरेटर सेट। MG सेट का मतलब मोटर जनरेटर सेट। लकड़ी के कार इत्यादि के लिए संट मोटर यूज होती है। संट मोटर का टार्क भी अच्छा होता है, गति भी फुल लोड से नो लोड तक अच्छी रहती, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, स्थिर गति होती है और साथ साथ में वोल्टेज भी स्थिर रहता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है DC संट मोटर का। जहां हाई टार्क की जरूरत पड़ेगी वहां कंपाउंड मोटर यूज करेंगे, और जहां पे ट्रैक्शन कार्य होगा वहां पे DC सीरीज मोटर यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धारा इकाई है? धारा इकाई एम्पियर होती है या तो कूलाम्ब प्रति सेकेंड। एम्पियर या तो कूलाम्ब प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर एम्पलीफायर होते हैं उनका 4 क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास AB। थोड़ा समझिएगा चारों को, थोड़ा मैं बताता हूं टर्म। क्लास A एम्पलीफायर जो होता है, अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल ये दिया गया, इनपुट सबके लिए मैंने कॉमन कर दिया, ये इनपुट है, तो ये क्लास एम्पलीफायर में जो बाइसिंग की जाती है, जो DC सप्लाई दी जाती है, इस प्रकार दी जाती है कि पूरे सिग्नल को पास करे, 360 डिग्री को पास करे, और वो भी बढ़ाकर पास करे, क्योंकि एम्पलीफायर बढ़ाने का ही काम करता है। लाउड स्पीकर से जब आवाज निकलती तो बढ़ के ही निकलती है। लेकिन क्लास B क्या करेगा, इसी सिग्नल में से केवल 180 डिग्री का सिग्नल ही पास करेगा, 180 डिग्री का ही सिग्नल पास करेगा, निगेटिव वाला ब्लॉक कर देगा। इसमें बाइसिंग शून्य होती है, इसमें बाइसिंग नहीं की जाती, अपने आप पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है। क्लास C क्या करेगा, 180 डिग्री से भी कम का सिग्नल पास करेगा, 180 डिग्री से कम। सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन इसी में होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी अगर पूरी आवाज पास ना हो तो आवाज कट कट के आएगी, तो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन इसी में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफिशियंसी भी इसी में होती है, कि धारा कम जाएगी तो लॉस कम होगा, हायर इफिशियंसी, लेकिन सबसे ज्यादा विरूपण इसी में होता है। और क्लास AB क्या करता है, नीचे वाले को 180 से 360 डिग्री को पास करता है। इसमें प्रश्न था, कौन सा एम्पलीफायर आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है? तो क्लास A में ही पूरा चक्र पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायनेमो प्रकार के उपयंत्रों का उपयोग निम्नलिखित किस रूप में किया जाता है? जो डायनेमो प्रकार के उपयंत्र होते हैं वो जनरली वाट मीटर, इसमें वाट मीटर यूज किया जाता है। वाट मीटर के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर बिल्कुल इस तरह नहीं बनाए जाते। ऊर्जा एनर्जी मीटर इंडक्शन प्रकार बनाए जाते हैं, मरकरी मीटर प्रकार बनाए जाते हैं, डिस्टकारी प्रकार बनाए जाते हैं, लेकिन डायनेमो प्रकार नहीं बनाए जाते, मेगर भी नहीं बनाया जाता। इसमें जवाब होगा वाट मीटर, डायनेमो प्रकार बनाए जाते हैं। डायनेमो मीटर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं।
ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया था कि जो प्रेशर कॉइल होती है या वोल्टेज कॉइल होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है या वोल्टेज कॉइल होती है, वो हमेशा समांतर में लगाई जाती है। ये देखिए वोल्टेज कॉइल है, इसी को या प्रेशर कॉइल कहते हैं, जिससे फेरों की संख्या ज्यादा होती है, तार पतला होता है और सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया गया ताकि धारा कम से कम आए, रेंज ज्यादा रहे। जब एमीटर का रेंज बढ़ाना होता है तो संट लगाते हैं समांतर में, जब वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाना होता है तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये उच्च मान का रेजिस्टेंस होता है, उच्च मान का रेजिस्टेंस, और लगता कहां है, सीरीज में, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये भी मैग्नीन का बना होता है। प्रश्न पूछा जाए वोल्टमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे, तो वोल्टमीटर की रेंज मल्टीप्लायर से बढ़ाएंगे। मल्टीप्लायर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। मल्टीप्लायर किसका बनता है, मैग्नीन का बनता है। मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। अब प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल कैसे लगी होती है, समांतर में हमेशा लगाई जाती है, क्योंकि वोल्टमीटर समांतर में लगता है। ये देखिए करंट कॉइल है, जिसे सीसी बोलते हैं, मोटे तार से बनाई जाती है, फेरों की संख्या कम होती है, दो पार्ट में डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये करंट कॉइल है। ये डायनेमो प्रकार का वाटमीटर है। वाटमीटर वाट को कैसे मापेगा, क्योंकि वाट बराबर हो जाएगा VI, वोल्टेज धारा को गुणा करेंगे तभी तो वाट मिलेगा। तो ये देखिएगा, ये वोल्टेज के लिए ये हो गया वोल्टेज कॉइल, करंट के लिए हो गया करंट कॉइल, दोनों गुणा करके हमारा रिजल्ट देता है। ये डायनेमो प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हमारा वाटमीटर में यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है, उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी देखिए, मान लीजिए हमारी एक स्लॉट बने हैं, अगर इसमें केवल एक कुंडली का साइड हो तो इसे बोलेंगे सिंगल लेयर। सिंगल लेयर कुंडली। अगर इसी कुंडली में दो कुंडलियों के साइड हो, दो कुंडलियों के साइड हो तो इसे बोलते हैं डबल लेयर। तो प्रश्न था जिसमें केवल एक साइड हो उसे क्या कहेंगे, तो जवाब होगा सिंगल लेयर कुंडली बोलेंगे, एकल परत वाली कुंडली बोलेंगे। और डबल, अगर एक ही स्लॉट में दो कॉइलों के साइड हो तो उसे बोलते हैं डबल लेयर। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है 750 वाट, 750 वाट 90 मिनट की अवधि के इस्तेमाल किया जाता है, ऊर्जा व्यय क्या होगी। ऊर्जा व्यय अगर यूनिट में पूछ रहा है तो फॉर्मूला मैंने बताया था LDH, लेकिन ध्यान दीजिएगा L किस में रहता है, किलोवाट में, D क्या है, दिनों की संख्या, और H क्या है, हावर। तो ध्यान दीजिएगा, लोड हम करें 750 बटे के 1000 कर सकते हैं, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, और दिन की संख्या चूंकि हमारा 90 मिनट का मतलब एक ही दिन की बात की जा रही है, और 90 मिनट है, 90 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। तो अगर इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 1.125 kWh। लोड किलोवाट में हो गया है, समय घंटे में हो गया, तो किलोवाट हावर। हमेशा ऐसी कैलकुलेशन कीजिए। अगर कई ज्यादा उपकरण है, अगर एक से ज्यादा उपकरण है तो L1 D1 H1 प्लस L2 D2 H2, जितने उपकरण है सबको जोड़ते जाइए। बस ध्यान ही रखिएगा लोड को किलोवाट में, दिन की संख्या और समय घंटे में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। मतलब अगर हमारे पास घर की वायरिंग कर रहे हैं तो जो चालक तार है और पृथ्वी का जो सतह है उसके बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए हमारा IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में कुछ नियम बनाएंगे। नियम क्या है कि 50 बटे के परिपथ में पॉइंट की संख्या, परिपथ में पॉइंट की संख्या, अगर मान लीजिए एक परिपथ में 10 पॉइंट है, मतलब पंखा कूलर टीवी मिला के 10 पॉइंट है, तो इंसुलेशन प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 50 बटे के 10। ये आंसर मेगा ओम में हमेशा आएगा, इसके आगे मेगा ओम लिखा जाएगा। 50 बटे परिपथ की संख्या, यहां आगे लिखा रहेगा मेगा ओम, तो ये आ जाएगा 5 मेगा ओम। मतलब वहां पे हमको इंसुलेशन प्रतिरोध 5 मेगा ओम का देना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतलब इसका है चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है, 50 बटे परिपथ में बिंदुओं की संख्या। इसका आंसर किस में आएगा, मेगा ओम में। ये याद करना पड़ेगा आपको। मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जो फूड मिक्सर होता है, चाहे ब्लेंडर होता है, चाहे मेरा वैक्यूम क्लीनर होता है, उसमें जनरली यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो कि एसी डीसी दोनों पे चलती है। यूनिवर्सल मोटर गति बहुत उच्च होती है, तो इसमें जो गति होगी 3000 से 14000 आरपीएम। कवचन के ऊपर वाला भाग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। सबसे पहले जो केबल होती है, केबल में सबसे पहले हमारा होती है कंडक्टर होता है। कंडक्टर के बाद इसमें इंसुलेशन होते हैं, ताकि इंसुलेशन से हमारा धारा लीक ना करे। खूब मोटी लेयर इंसुलेशन की होती है। इंसुलेशन के बाद फिर हमारी लेयर आती है इंसुलेशन के बाद लेयर आती है मेटालिक शीथ की, जिसे बोलते हैं धात्विक शीथ। ये मेटालिक शीथ इसलिए बनाई जाती है ताकि नमी अंदर ना जाए। ये हमारी मेटालिक शीथ है, या इसे बोलते हैं धात्विक शीथ है। ये धात्विक शीथ लेड शीथ की बनाई जाती है, ये नमी को नहीं जाने देती। प्रश्न पूछा था धात्विक शीथ क्यों लगाई जाती, ताकि नमी अंदर इंसुलेशन में ना जाए, इंसुलेशन में नमी ना जाए। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आता है, इस मेटालिक शीथ के बाद आता है सर्विंग। ये भी एक कुचालक की लेयर होती है, जिसे सर्विंग कहते हैं। सर्विंग के बाद आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग इसलिए की जाती है स्टील या एल्युमिनियम से, ताकि यांत्रिक क्षति ना हो, मतलब कहीं पे घूम जाए तो टूट ना जाए, तो ये आर्मरिंग की जाती है। आर्मरिंग जनरली हमारी एल्युमिनियम या स्टील की होती है, जिसे कवचन बोलते हैं, जो कवच के रूप में काम करता है, इसे आर्मरिंग बोलते हैं या कवचन बोलते हैं। ये यांत्रिक क्षति से बचाता है। इसके ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है, जिसे बोलते हैं बेडिंग। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेडिंग होती है और जो सर्विंग होती है वो लगभग सेम होती है, एक ही पदार्थ से बनाई जाती है, एक ही पदार्थ से बनाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बीजेटी के टर्मिनल क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बीजेटी का जो टर्मिनल होता है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसमें 3 ही टर्मिनल होते हैं, बेस, एमीटर और कलेक्टर। बेस, कलेक्टर और एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न ये है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर, जिसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर 39 परमाणु क्रमांक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 39, और वहीं उसका एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 ओम, 20 ओम, 35 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, तो श्रेणी में R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। जब तीनों को जोड़ देंगे रिजल्ट आ जाएगा 70 ओम। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत वाहक बल 2 प्रकार से प्रेरित होते हैं। एक हमारा होता है स्थैतिक प्रेरित। स्थैतिक का मतलब जहां सब कुछ स्थिर हो। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल या स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा होता है डायनेमिकली, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे बोलते हैं गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोनों में अंतर क्या है? ईएमएफ उत्पन्न होने का कॉन्सेप्ट फैराडे के नियम पे ही आधारित है। फैराडे बोलते हैं जब किसी चालक से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो, चालक से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चाहे जैसी कंडीशन हो। तो जहां सब कुछ स्थिर हो वहां पे अगर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो हमारा स्टैटिक कहलाएगा। जहां पे गति हो, जैसे अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर, वहां गति होती है तो वहां पे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो गतिक कहलाएगा। जहां सब कुछ स्थिर रहेगा, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, दोनों स्थिर होती हैं।
और जैसे ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी में स्व प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है और सेकेंडरी में पारस्परिक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, और दोनों चूंकि स्थिर हैं इसलिए इसे बोलते हैं स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एग्जांपल है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो मोटर की तुलना कर रहा है। पहला कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और दूसरा कह रहा है प्रतिरोध स्टार्ट कम ऑन, दूसरा है प्रतिरोध है स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ध्यान दीजिएगा, ये जो होती है मोटर, इसमें मेन वाइंडिंग होती है। मेन वाइंडिंग के साथ साथ यहां अपकेंद्री स्विच रहता है। अपकेंद्री स्विच के बाद कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की क्षमता ज़्यादा होती है, और साथ साथ में फिर हमारा सहायक कुंडलन होती है। तो कैपेसिटर लगाने से इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है, इसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा हो जाता है। इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो हमारा फुल लोड का 3.5 से 4.5 गुना हो जाता है, और साथ साथ में पावर फैक्टर में भी सुधार हो जाता है चूँकि कैपेसिटर लगा होता है। और जो प्रतिरोधी स्टार्ट मोटर होती है इसमें हमारा मेन कुंडलन होती है, ये शुरुआत में बनाई गई थी। ये अपकेंद्री स्विच रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, और फिर यहाँ कुंडलन रहती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा लॉस भी ज़्यादा होता है चूंकि रेजिस्टेंस लगा है, और साथ साथ में इसका स्टार्टिंग टार्क पुअर होता है। स्टार्टिंग टार्क इसका जो है 1.5 से 2 गुना होता है, फुल लोड का 1.5 से 2 गुना। तो कोई कंपेयर पूछे कौन अच्छी है, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर इसकी तुलना में अच्छी है, या उत्कृष्ट चुना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न इसी से रिलेटेड है। प्रश्न कह रहा है सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना ले। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अपने आप स्टार्ट नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इसी क्वेश्चन में कवर करता हूं। ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अगर केवल एक कुंडलन लगा दिया जाए और उसे स्टार्ट कराया जाए तो मोटर अपने से स्टार्ट नहीं होती। ये इसका रोटर होता है जिसमें डैम्पर वाइंडिंग होती है। सामान्य पहले ऐसे ही बनाया गया था, तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। लेकिन अगर इस रोटर को किसी साइड में धक्का दे दिया जाए हाथ से तो मोटर फिर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अपने से स्टार्ट नहीं होती थी। तो अपने से स्टार्ट करने के लिए एक सहायक कुंडलन स्थापित की जाती है। इसे सहायक कुंडलन या ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, और इसे मेन कुंडलन या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। जब दोनों कुंडलन एक साथ आती हैं तो इनसे टार्क उत्पन्न होता है, मोटर अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल टार्क का फॉर्मूला होता है IS गुणे IM गुणे साइन थीटा। ये IS स्टार्टिंग करंट है, IM मेन करंट है, थीटा स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के बीच का कोण है। अगर मेन करंट इधर है तो प्रयास ये करेंगे स्टार्टिंग करंट इधर रहे, दोनों के बीच जो कोण है 90 के आसपास हो। तो इस सहायक कुंडलन स्थापित करने का वजह क्या है? ताकि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए, इसलिए 75 क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ये 75 क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब याद करना पड़ता है, कभी शायद नहीं पढ़े हों तो भूल जाता है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ कम से कम 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व हो सकते हैं आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिए, और जो सेट है तीनों उनको भी सॉल्व करा दूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।